आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। एक ऐसा आइडिया जो 15वीं सदी की प्रिंटिंग प्रेस में भी था, 19वीं सदी की कपड़े की मिल में भी, पहले कंप्यूटर के सपनों में भी, और तो और आपके और मेरे शरीर के डीएनए में भी मौजूद है। इन सब में कॉमन क्या हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल है और इसका जवाब है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता? हाँ, यूनिवर्सैलिटी का आइडिया। मतलब किसी एक खास काम के लिए बनाए गए औजारों से हटकर एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसे आप कोई भी काम करने के लिए प्रोग्राम कर सके। बिल्कुल। आज हम इसी कमाल के आइडिया के सफर को समझने वाले हैं। हमारी पड़ताल का मिशन है इस छुपे हुए पैटर्न को उजागर करना जो टेक्नोलॉजी से लेकर बायोलॉजी तक, मतलब हर जगह मौजूद है। सही कहा। और ये सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं है, ये सोच की एक क्रांति की कहानी है। और ये सोच आपने बताया पुनर्जागरण काल से जुड़ी है। हाँ, इनलाइटमेंट से, जब जॉन लॉक जैसे दार्शनिक सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि समाज और नैतिकता के लिए भी सार्वभौमिक नियम खोज रहे थे। वेरी गुड। वो चाहते थे कि दुनिया मनमाने नियमों से नहीं बल्कि ऐसे सिद्धांतों से चले जो हर किसी पर हर जगह लागू हो। और यही सोच जाने अनजाने में हमारे आज के आविष्कारों की नींव बनी। तो चलिए इस सफर पे निकलते हैं। देखते हैं कैसे एक ही विचार ने छपाई, बुनाई, गणना और यहाँ तक कि जीवन के कोड को भी हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं छपाई से। जब हम गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आता है कि किताबें अब जल्दी जल्दी छपने लगी, लेकिन असली क्रांति सिर्फ स्पीड की नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं, असली क्रांति तरीके की थी। देखिए, गुटेनबर्ग से पहले भी प्रिंटिंग होती थी जिसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। उसमें हर पेज के लिए लकड़ी का एक पूरा ब्लॉक तराशना पड़ता था। अगर आपको एक अक्षर भी बदलना हो तो पूरा ब्लॉक बेकार। अच्छा। वो एक खास किताब के एक खास पेज के लिए बना औजार था। और गुटेनबर्ग ने इसे कैसे बदला? गुटेनबर्ग ने चल टाइप मतलब मूवेबल टाइप का इस्तेमाल किया। उन्होंने अक्षरों के अलग अलग टुकड़े बनाए, अ अलग, ब अलग। अच्छा, तो जैसे आज के लेगो ब्लॉक्स होते हैं, कुछ वैसा ही? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट था। अब आप उन टुकड़ों को किसी भी क्रम में लगाकर कोई भी शब्द, कोई भी किताब छाप सकते थे। प्रेस वही रही, लेकिन उसे दिया जाने वाला प्रोग्राम यानी अक्षरों का क्रम वो बदल जाता था। वाह, ये खास औजार से एक यूनिवर्सल मशीन बनने की छलांग थी। एग्जैक्टली। अब मशीन को पहले से जानने की जरूरत नहीं थी कि उसे क्या छापना है। बस उसे अक्षरों का सेट दे दो और वो कुछ भी छाप देगी। पर दिलचस्प बात यह है कि ये आविष्कार चीन में 11वीं सदी में ही हो गया था, लेकिन वहां इसका उतना असर नहीं हुआ जितना यूरोप में। ऐसा क्यों? इसकी एक वजह भाषा की बनावट हो सकती है। यूरोपियन भाषाओं में कुछ ही अक्षर होते हैं, तो चल टाइप बनाना और इस्तेमाल करना बहुत आसान था। वहीं चीनी भाषा में हजारों चित्रलिपि वाले अक्षर हैं। उनके लिए हर अक्षर का अलग टुकड़ा बनाना और उन्हें ढूंढकर सेट करना एक बहुत बड़ा काम था। शायद इसीलिए वहां ये क्रांति नहीं हो पाई। तो ये पैटर्न साफ है, एक ही मशीन, अनंत संभावनाएं। और ये सिर्फ किताबों तक नहीं रुका। हाँ, अगला बड़ा कदम आया कपड़ों की दुनिया में। 1801 में आई जैकवर्ड लूम। अच्छा, ये तो सुना है मैंने। इससे पहले अगर कपड़े पर कोई जटिल डिजाइन बनाना होता था तो एक माहिर बुनकर को धागों को हाथ से बहुत ध्यान से कंट्रोल करना पड़ता था। मतलब हर नए डिजाइन के लिए हुनर और महीनों की मेहनत। और इस मशीन ने उसे एक प्रोग्रामिंग की समस्या बना दिया। बिल्कुल। जैकवर्ड ने पंच कार्ड का एक सिस्टम बनाया। कार्ड में जहां छेद होता वहां धागा ऊपर उठता, जहां नहीं होता वहां नीचे रहता। तो एक तरह का बाइनरी कोड हो गया ये तो। हाँ, कह सकते हैं। इन कार्ड्स की एक चेन बनाकर आप मशीन को कोई भी कितना भी जटिल डिजाइन बुनने का निर्देश दे सकते थे। अब डिजाइन बुनकर के दिमाग में नहीं बल्कि उन पंच कार्ड्स के कोड में था। कमाल है। तो धागे और कपड़े को कोड से कंट्रोल करना एक बात है, लेकिन असली चुनौती तो नंबरों की दुनिया में थी। और यहीं पर चार्ल्स बैबेज की कहानी शुरू होती है। सही कहा। 1820 के दशक में चार्ल्स बैबेज एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या से जूझ रहे थे। वो क्या थी? उस जमाने में जहाज चलाने वालों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को गणितीय सारणियों की जरूरत पड़ती थी। ये सारणियां कंप्यूटर कहे जाने वाले इंसानी क्लर्कों की एक पूरी टीम बनाती थी जो हाथ से गणना करते थे। और जहां इंसान होंगे वहां गलतियां भी होंगी। बिल्कुल। और एक छोटी सी गलती से जहाज रास्ता भटक सकता था या पुल गिर सकता था।
तो बैबेज एक ऐसी मशीन चाहते थे जो बिना गलती के ये काम कर सके, और उन्होंने डिफरेंस इंजन डिजाइन किया। हाँ, उसका मकसद तो सीधा था एकदम, सही सारणियां बनाना। हाँ, लेकिन यहाँ भी वही पैटर्न दोहराया गया। बैबेज ने एक संकीर्ण समस्या को हल करने के लिए जो मशीन बनाई, वो अनजाने में उससे कहीं ज्यादा काबिल निकले। यहीं पर बात दिलचस्प जाती है, वो कैसे? क्योंकि ये मशीन किसी भी एनालिटिक फंक्शन की गणना कर सकती थी। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि ये गणित की वो भाषा है जिससे हम लहरों की गति, ग्रहों की चाल, मतलब भौतिकी और इंजीनियरिंग की लगभग हर प्रक्रिया को समझा सकते हैं। वाह, तो मतलब सिर्फ कुछ सारणियां बनाने के चक्कर में उन्होंने अनजाने में एक यूनिवर्सल कैलकुलेटर बना दिया था। एग्जैक्टली। दुख की बात है कि वो इसे कभी बना नहीं पाए। खराब मैनेजमेंट, पैसों की कमी। हाँ, ये तो मैंने पढ़ा है, लेकिन 1991 में लंदन के विज्ञान संग्रहालय ने इसे बनाया था। हाँ, और वो एकदम परफेक्ट काम करता है, पर बैबेज का दिमाग तब तक एक और बड़ी छलांग लगा चुका था। आप एनालिटिकल इंजन की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंस इंजन से कैसे अलग था? ये एक कदम आगे नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी दुनिया आगे था। बैबेज ने जैकवर्ड लूम से प्रेरणा ली। उन्होंने सोचा, अगर एक मशीन पंच कार्ड से निर्देश ले सकती है और गणना के आधार पर खुद ये तय कर सकती है कि अगला निर्देश कौन सा पढ़ना है। एक मिनट, मतलब वो अपनी ही प्रोग्राम को बदल सकती थी? हाँ, और तो और खुद नए कार्ड भी बना सकती थी, तो वो सिर्फ कैलकुलेटर नहीं रह जाती, वो एक यूनिवर्सल कंप्यूटर बन जाती। एक यूनिवर्सल कंप्यूटर 19वीं सदी में? हाँ, बैबेज और उनके सहयोगी एडा लवलेस ये समझ गए थे कि ये मशीन सिर्फ गणित नहीं करेगी, इसे बीजगणित, शतरंज खेलने, यहाँ तक कि संगीत बनाने के लिए भी प्रोग्राम किया जा सकता था। कमाल है। लवलेस ने लिखा था कि ये मशीन किसी भी चीज के व्यवहार की नकल कर सकती है अगर हम उसके नियमों को गणितीय रूप में लिख सकें। ये एक यूनिवर्सल सिम्युलेटर होता। मतलब कंप्यूटर क्रांति 100 साल पहले ही हो सकती थी। ये सोचने में भी अजीब लगता है कि दुनिया आज कितनी अलग होती। एक विक्टोरियन इंटरनेट की बात भी की जाती है, क्या ये सच में संभव था? ये सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना अविश्वसनीय नहीं है। उस समय टेलीग्राफी के लिए बिजली की रिले का आविष्कार हो चुका था। अच्छा। हाँ, अगर बैबेज गियर और भाप की शक्ति के बजाय इन रिले का इस्तेमाल करते तो मशीन बन सकती थी, और टेलीग्राफ नेटवर्क तो पहले से ही था। तो फिर एक सदी की देरी क्यों हुई? कहीं तो वे लोग चुके होंगे। वे एक बहुत ही गहरी वैचारिक जगह पे चूके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के सवाल पर। एडा लवलेस की आपत्ति? हाँ, लेडी लवलेस की आपत्ति। उन्होंने कहा था कि एनालिटिकल इंजन कुछ भी नया नहीं बना सकता, ये केवल वही कर सकता है जिसका हम इसे आदेश देना जानते हैं। मतलब मशीन सोच नहीं सकती। मुझे ये बात थोड़ी उलझन में डालती है। आज के एआई को देखकर भी तो कई बार यही लगता है। तो क्या लवलेस गलत थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। लवलेस अपनी जगह पे सही थी, लेकिन उनकी सोच एक सीमा में बंधी थी। उन्होंने कंप्यूटेशन की सार्वभौमिकता को तो समझ लिया, लेकिन एक और गहरी सार्वभौमिकता को नहीं समझ पाई, और वो है भौतिकी के नियमों की सार्वभौमिकता। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्या आप कह रही हैं कि हमारा दिमाग, हमारी सोच, सब कुछ बस भौतिकी के नियमों का नतीजा है? ये फिलॉसफी लगती है, लेकिन इसका आधार भौतिकी में है। देखिए, आज हम जानते हैं कि मानव मस्तिष्क भी भौतिकी के नियमों का पालन करने वाली एक चीज है। ये कोई जादुई चीज नहीं है। और अगर कोई चीज भौतिकी के नियमों का पालन करती है, तो एक यूनिवर्सल सिम्युलेटर यानी एक यूनिवर्सल कंप्यूटर सैद्धांतिक रूप से उसकी नकल कर सकता है। ये सिर्फ एक रूपक नहीं है। तो लवलेस और बैबेज ये कनेक्शन नहीं देख पाए? नहीं, और शायद इसीलिए एआई का विचार उन्हें असंभव लगा। ठीक है, तो बैबेज की अधूरी क्रांति के बाद असली यूनिवर्सल कंप्यूटर बनने में एक सदी और लग गई। हाँ, और जब वो बने भी तो बड़े अजीब तरीके से बने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे फिर से खास कामों के लिए बनाए गए, जैसे ब्रिटिश मशीन कोलोसस सिर्फ जर्मन कोड तोड़ने के लिए थी, या अमेरिकी एनियाक तोपों ना निशाना लगाने के लिए। बिल्कुल, बनाने वालों ने उन्हें खास कामों के लिए डिजाइन किया, और सार्वभौमिकता का विचार तो बाद में आया, जब उन्होंने महसूस किया कि अरे ये मशीनें तो कुछ भी कर सकती हैं। और इन सभी मशीनों में एक बात कॉमन थी, जो बैबेज के इंजन में भी थी, ये सभी डिजिटल थी। आपने कहा कि सार्वभौमिकता के लिए डिजिटल होना जरूरी है, ऐसा क्यों? इसका कारण है त्रुटि सुधार, यानी एरर करेक्शन। जब आप कोई बहुत लंबी गणना करते हैं तो हर कदम पर छोटी छोटी गलतियां होती हैं।
एनालॉग सिस्टम में ये गलतियां जुड़ती जाती हैं। कोई आसान उदाहरण? जरूर। सोचिए कि आप बकरियों की गिनती नहीं कर रहे हो, बल्कि उनकी कुल लंबाई एक रस्सी पर माप रहे हो। हर बकरी के लिए आप रस्सी का एक टुकड़ा जोड़ते हैं। ठीक है। लेकिन हर माप में थोड़ी सी गलती होगी। कोई टुकड़ा मिलीमीटर छोटा कट जाएगा, कोई थोड़ा बड़ा। 100 बकरियों के बाद ये छोटी छोटी गलतियां जुड़कर इतनी बड़ी हो जाएंगी कि आपका माप पूरी तरह गलत होगा। अच्छा, समझा। ये एनालॉग सिस्टम की समस्या है। तो डिजिटल इसे कैसे हल करता है? डिजिटल सिस्टम में आप गिनती करते हैं 1, 2, 3। आप टुकड़ों की लंबाई नहीं बल्कि उनकी संख्या गिनते हैं। हर कदम के बाद आप छोटी मोटी अनिश्चितताओं को खत्म कर देते हैं। बेबेज के इंजन में गियर का 10 स्थितियों में से किसी एक में क्लिक करके बैठ जाना यही काम करता था। मतलब वो लगभग 3 पर नहीं रुक सकता था, उसे या तो 3 पर रुकना होता था या 4 पर। एग्जैक्टली। यही त्रुटि सुधार है और यही चीज अनंत गणना को संभव बनाती है। हमारी भाषा भी इसीलिए डिजिटल है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो अब हम उस छलांग पर आते हैं जो इंसानों ने नहीं बल्कि प्रकृति ने लगाई थी, यानी डीएनए। हाँ, ये शायद सबसे रहस्यमयी और सबसे बड़ी छलांग है। जेनेटिक कोड यानी डीएनए अरबों साल पहले बहुत ही साधारण एक कोशिकीय जीवों को बनाने के लिए विकसित हुआ। लेकिन फिर एक अजीब चीज हुई। एक खास मोड़ पर आकर कोड का विकास रुक गया। वो जैसा था वैसा ही स्थिर हो गया, लेकिन जीव विकसित होते रहे। इसका क्या मतलब हुआ? उन जीवों को बनाने के लिए विकसित हुई थी जिनके पास ना कोई दिमाग था, ना कोई आंखें। फिर भी आज ये उन सब चीजों को बनाने की क्षमता रखती है। ये तो वाकई एक रहस्य है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि ये भी सार्वभौमिकता की एक छलांग थी, लेकिन ये किस तरह की सार्वभौमिकता है ये हम आज भी पूरी तरह नहीं जानते। और यहाँ भी वही पुराना दुखद पैटर्न दोहराया गया। इस जबरदस्त क्षमता को हासिल करने के बाद अरबों साल तक इसका इस्तेमाल सिर्फ बैक्टीरिया और वैसे ही सरल जीव बनाने के लिए होता रहा। इसकी विशाल क्षमता वो अप्रयुक्त पड़ी रही। तो इसकी असली क्षमता का पता कैसे चला? ये एक रहस्य ही बना रहता अगर 1994 में लियोनार्ड एडलमैन नाम के कंप्यूटर वैज्ञानिक ने एक कमाल का प्रयोग ना किया होता। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने डीएनए के अणुओं और कुछ एंजाइमों का इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर बनाया। उन्होंने सचमुच टेस्ट ट्यूब में गणना की। क्या बात है! और ये साबित कर दिया कि डीएनए में कंप्यूटेशन की सार्वभौमिकता भी अरबों सालों से छिपी हुई थी। वाह, मतलब जीवन का कोड खुद एक यूनिवर्सल कंप्यूटर है। तो आज हमने प्रिंटिंग से लेकर कंप्यूटर और डीएनए तक एक ही पैटर्न को बार बार देखा। इस सब का हमारे लिए यानी इंसानों के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन सभी यूनिवर्सल सिस्टम्स में सबसे महत्वपूर्ण वो है जो इंसानों के अंदर है। हम इंसान सार्वभौमिक व्याख्याकार हैं, यूनिवर्सल एक्सप्लेनर्स। हम चीजों को समझ सकते हैं, उनके पीछे के नियमों को खोज सकते हैं, और क्योंकि हम चीजों को समझ सकते हैं, इसीलिए हम सार्वभौमिक निर्माता, यूनिवर्सल कंस्ट्रक्टर्स भी हैं। हम दूसरे सिस्टम से अलग कैसे हैं? कंप्यूटर भी तो यूनिवर्सल है। कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। वो खुद से नहीं चल सकता। पृथ्वी पर जीवन भी अपने पर्यावरण पर निर्भर है। सूरज ठंडा हो जाएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा, जब तक कि इंसान कोई समाधान ना निकाले। बिल्कुल। केवल ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो अपनी सीमाओं को खुद पार कर सकता है। इंसान ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो समस्याओं को समझकर नए ज्ञान का निर्माण करके एक असीमित भविष्य की उम्मीद कर सकती है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक और विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत में लेखक एक बहुत ही दिलचस्प अनुमान लगाता है। वो कहता है कि जेनेटिक कोड शायद सिर्फ एक यूनिवर्सल कंप्यूटर नहीं बल्कि एक सार्वभौमिक निर्माता है। एक सार्वभौमिक निर्माता, यूनिवर्सल कंस्ट्रक्टर। इसका क्या मतलब हुआ? लेखक सवाल करता है कि क्या डीएनए में एक ऐसे जीव को कोड करना संभव होगा जिसका जीवन चक्र ही एक परमाणु संचालित अंतरिक्ष यान बनाना हो? ये तो विज्ञान कथा जैसा लग रहा है। ये जीव अपने शरीर के बाहर जटिल संरचनाएं बनाते हैं, तो शायद डीएनए में ऐसे जीव बनाने की भी क्षमता हो जो तकनीक बना सके। इस पर सोचिएगा, अगर जीवन का कोड ही एक यूनिवर्सल निर्माता है तो सिर्फ इंसानी तकनीक से नहीं बल्कि खुद जीव विज्ञान द्वारा क्या-क्या बनाया जा सकता है, उसकी अंतिम सीमाएं क्या हो सकती हैं।